हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, साथियों, मित्रों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कमल बंसल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा फर्स्ट डे है और आज ही हम इस चैनल को लॉन्च कर रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है, हाल फिलहाल लॉकडाउन की सिचुएशन है पूरे भारत के अंदर। हमारे भी यहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन है, वैसे ही श्रीगंगानगर में काफी कोऑपरेट कर रहे हैं श्रीगंगानगर के लोग और पूरे भारत के लोग कोऑपरेट कर रहे हैं इस लॉकडाउन की परिस्थितियों के अंदर। किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है। गवर्नमेंट को तो क्या सपोर्ट किया, खुद को सपोर्ट किया जा रहा है। मेन बात ये है क्योंकि खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में अभी हाल फिलहाल। तो अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं, जो स्टडी करना चाहते हैं लेकिन उनको स्टडी करने के लिए मैटर भी नहीं मिल रहा और एक अच्छा मैटर भी नहीं मिल रहा। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है। वैसे तो बच्चों को थोड़ा बहुत फोन पे मैसेज से जूम ऐप से पढ़ा रहे हैं, बट सोचा है कि एक चैनल बना लिया जाए और चैनल बना के बच्चों की कुछ जितनी ज्यादा हेल्प हो सके उतनी ज्यादा हेल्प की जा सके। तो ये चैनल हमने बनाया है कमल बंसल के नाम से और माई सेल्फ कमल बंसल। और फिलहाल ये चैनल जो हमारा बनाने का पर्पस है, इस चैनल के माध्यम से 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड प्लस ग्रेजुएशन और प्लस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं जिसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स जैसे पोर्शन काम आते हैं, उन सभी के अंदर ये हमारा चैनल आपकी काफी हेल्प करेगा। अब चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जूनियर अकाउंटेंट हो, या अदर स्टेट के जो भी जूनियर अकाउंटेंट या पीजीटी कॉमर्स की जो भी वैकेंसीज आती है, उन सभी में ये चैनल काफी आपकी हेल्प करेगा। और 11th और 12th के बच्चों के लिए तो ये वैसे ही हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो। तो अब जैसे जैसे हम कोशिश करेंगे आप लोगों की मदद करने की, हेल्प करने की, आप लोगों के जैसे जैसे सुझाव आएंगे हमारे पास, हम वैसे वैसे इसको और अच्छा करते जाएंगे। तो छोटा सा प्रयास है वैसे ये हमारा एक। और अगर कोई हमसे गलती हो रही हो तो हमें जरूर सजेस्ट कीजिएगा। चैनल है हमारा कमल बंसल के नाम से, आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों में ये फैल जाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की ये हेल्प करे। तो इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज हम पहली क्लास इसमें लॉन्च कर रहे हैं और वो पहली क्लास है 12th स्टैंडर्ड की अकाउंटेंसी की। और अकाउंटेंसी का जो हमारा एक पहला टॉपिक है आज का, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। अकाउंटेंसी का अभी सिलेबस बात करें अगर राजस्थान स्टेट बोर्ड की, तो 12 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसमें पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। पार्टनरशिप की मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, नीड्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या आवश्यकता है पार्टनरशिप करने की, क्या विशेषताएं होती है साझेदारी के अंदर, और किस किस तरीके से पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं, क्या क्या अकाउंट मेंटेन करते हैं अपना प्रॉफिट निकालने के लिए, अपनी कैपिटल को लास्ट बैलेंस तक लेके जाने के लिए, वो सब पहले चैप्टर में डिस्कस किया गया है। सेकंड चैप्टर की अगर बात करें तो एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में इंक्लूड होता है। और थर्ड चैप्टर में पुराने पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर या तो रिटायरमेंट ले लेगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। और फोर्थ चैप्टर में हम पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से 4 चैप्टर में पार्टनरशिप को डिवाइड किया हुआ है। फिर उसके बाद आता है कंपनी। अभी हाल फिलहाल हम बात करेंगे पार्टनरशिप की। और पार्टनरशिप का पहला चैप्टर ये है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप या फिर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी का सामान्य परिचय इसमें बताया गया है। देखिए हमारा ये जो चैनल है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही टाइप के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मैटर आपको इंग्लिश में जरूर नजर आ रहा होगा, बट मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज के अंदर ये मैटर प्रोवाइड करवा दूंगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। मैं बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उन्हें अभी फिलहाल अच्छे तरीके से इस चीज के बारे में नहीं है जानकारी, बट धीरे धीरे वो भी जुड़ते जाएंगे हमारे साथ और उनको ये सारा मैटर हम उपलब्ध करवा देंगे हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो हमारा पहला जो चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम 12th की बात करें तो 12th से पहले हमने 11th के अंदर अकाउंटेंसी को पढ़ा है। 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमने जो अकाउंटेंसी पढ़ी है वो पढ़ी है एक एकल व्यापारी की, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप की, जिसमें एक अकेला व्यक्ति अपनी दुकान का मालिक होता है। पूरे साल भर वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है,
समराइज करता है, एनालिसिस करता है उनका, फिर लास्ट में वो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, वो अकेला ही काम करता है अपनी शॉप के अंदर। बट अब हम 12th स्टैंडर्ड में हुए हैं, तो हमारा पहला टॉपिक है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का देखो सीधा सा सिंपल पता लग रहा है, मीनिंग क्या है पार्टनरशिप, कि कोई ना कोई आपका पार्टनर होना चाहिए। तो 11th स्टैंडर्ड की जो अकाउंटेंसी थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप की थी, एकल व्यापारी की, और अब 12th क्लास की पार्टनरशिप है। तो साफ पता लग रहा है कि वहां पे एक व्यक्ति था, तो यहाँ पे पार्टनरशिप तो किसी ना किसी के साथ ही की जा सकती है, इसका मतलब 2 व्यक्ति हो गए इसके अंदर। तो पार्टनरशिप का मतलब किसी व्यक्ति के साथ, यानी कि आपको एक पार्टनर की नीड है। बट पार्टनर की डेफिनेशन में आने से पहले मैं ये बात करूं, ये पार्टनरशिप की नीड ही क्यों हुई? एक अकेला व्यापारी काम कर रहा था अच्छे से, अब वो क्यों पार्टनरशिप फर्म में जाना चाहता है? तो पार्टनरशिप फर्म में जाने की आवश्यकता क्या है उसे? बिल्कुल सीमित पूंजी, उसकी लिमिटेड कैपिटल है, वो अपनी बिजनेस को और आगे जाके बढ़ाना चाहता है, डेवलप करना चाहता है। उसे लग रहा है कि कैपिटल उसके पास कम है, बैंक से वो लोन लेना नहीं चाहता, तो नीड ऑफ कैपिटल उसे लग रहा है कि कैपिटल की आवश्यकता है, तो उसने एक नया पार्टनर बना लिया ना, अपने साथ एक साथी को जोड़ लिया। साथी को जोड़ लिया, लिमिटेड कैपिटल थी, काम करने में दिक्कत आ रही थी, अकेला काम करता था, मैनेजमेंट पूरा नहीं कर पाता था, तो लिमिटेड मैनेजमेंट था, रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता था, अगर लॉस होगा तो अकेले को ही लगेगा, उसे उस अकेले व्यक्ति को, तो उसने एक पार्टनर को और इंक्लूड कर लिया ताकि रिस्क फैक्टर जो है वो भी डिवाइड हो जाए कहीं ना कहीं। स्किल्स, बिजनेस करने के लिए स्किल्स चाहिए, तो स्किल्स का अभाव था, तो उसने एक पार्टनर इंक्लूड कर लिया। तो इन चीजों से मिलकर पार्टनरशिप की उसे नीड हुई। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। देखिए 11th स्टैंडर्ड में कोई एक्ट नहीं था, कोई अधिनियम नहीं बना हुआ था सरकार की तरफ से व्यापार करने के लिए, बट पार्टनरशिप के अंदर एक एक्ट बना हुआ है व्यापार करने के लिए पार्टनरशिप के अंदर। उस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो इस एक्ट के तहत ही पार्टनरशिप के रूल बनाए गए हैं। अब एक्ट बता दिया मैंने आपको कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, अपनी परिभाषा की बात करें, तो पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी की डेफिनेशन क्या हुई? देखिए मैंने साफ लिखा है बोर्ड पे, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब साझेदारी क्या है? साझेदारी एक संबंध है, एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन, किसके बीच में? ऐसे व्यक्तियों के बीच में जो एग्रीड होते हैं। किस चीज के लिए एग्री होते हैं? टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटने के लिए। किस चीज से प्रॉफिट आएगा? ऑफ ए बिजनेस, किसी बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को बांटने के लिए अगर वो किसी के साथ शामिल होते हैं तो फिर वो क्या बनेगी? साझेदारी बनेगी। फिर लिखा हुआ है कैरिड ऑन बाय ऑल, कि वो सभी की तरफ से चलाया जाए। साझेदारी में अगर 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो दोनों की तरफ से ही वो चलाया जाएगा, और या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर वो एक अकेला व्यक्ति ही काम करे दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे। देखो सिंपल सी अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में एक व्यक्ति है ए, उसने अपने साथी को मिला लिया बी को, एक साथी को और मिला लिया सी को, और ये 3 अब साथी हैं, ये तीनों ही पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं। तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन का डिवाइडेशन कैसे होगा कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन। अब ये इनके बीच में एक रिलेशन बनेगा बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर, किस चीज के लिए? जो भी इनके बीच में प्रॉफिट होगा बिजनेस करने से, उस प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए। लिखा है ना, एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, मतलब शेयर को क्या करना है? डिवाइड करना है, एग्री होंगे इसके लिए। लेकिन वो प्रॉफिट आएगा कहां से? बिजनेस से, ऑफ ए बिजनेस। फिर लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि वो सभी की तरफ से चलाया जाए बिजनेस में सभी मिलकर काम करेंगे, या फिर एनी वन, इनमें से कोई भी एक काम करे लेकिन इन दोनों की सहमति से ही। तो पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है कि 3 अगर व्यक्ति हैं तो तीनों ही मिलकर काम करेंगे, तीनों भी कर सकते हैं और उन तीनों में से कोई एक भी कर सकता है उन दोनों के सहमति से। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कि पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? एक तो लाभों का बंटवारा होना चाहिए, और वो लाभ आए कहां से? हम किसी ना किसी व्यापार को करने से आए होने चाहिए। तो ये तो थी डेफिनेशन। अब बात करते हैं भाई एक पार्टनरशिप में आखिर मेंबर कितने हो सकते हैं। देखो अगर हम बात करें
मिनिमम मेंबर की, तो ये तो बात करने की भी जरूरत नहीं है, तो पता लग रहा है पार्टनरशिप वर्ड से कि मिनिमम 2 मेंबर होंगे पार्टनरशिप में। क्रिकेट के मैदान पे भी 2 बैट्समैन जब बैटिंग करते हैं, एक स्ट्राइक पे एक नॉन स्ट्राइक पे, तो उनके बीच में भी तो क्या होती है, रन्स की क्या होती है, पार्टनरशिप होती है ना, तो वो 2 होते हैं, तो मिनिमम तो होने चाहिए 2। अब पहले वाले टाइम में क्या होता था कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम जो पार्टनर्स थे वो 20 थे और बैंकिंग सेक्टर में 10 थे, लेकिन अब आपके लग चुका है कंपनी एक्ट। तो सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार एक फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि मिनिमम हुए 2 तो मैक्सिमम कितने हुए 50 साझेदार ज्यादा से ज्यादा एक फर्म में हो सकते हैं। लेकिन इस संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है, अगर आप केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले लो तो इसे हम 100 तक लेके जा सकते हैं। बट अगर आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, तो आपका जवाब यही आना चाहिए कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। और 50 के लिए कौन सा एक्ट बना हुआ है, कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 464 बना हुआ है, और 464 के अकॉर्डिंग कितने मेंबर होने चाहिए, 50 मेंबर होने चाहिए मैक्सिमम। अब ये तो थी बात मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर्स की। अब देखो जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो व्यक्ति होते हैं उनको इंडिविजुअल क्या बोलेंगे, पार्टनर्स ही बोलेंगे ना, उनको साझेदारी कहा जाएगा, यानी कि ए भी साझेदार है, बी भी साझेदार है और सी भी साझेदार है, और इन सबके बीच में क्या है रिलेशनशिप, पार्टनरशिप का रिलेशनशिप है। अब ये तीनों जब काम करेंगे तो किसी ना किसी मतलब दुकान या बिजनेस या ऑफिस तो खोलेंगे ना, अपनी दुकान का किसी ना किसी का ये क्या कहेंगे, नाम रखेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, फर्म नेम, फर्म का नाम, जो भी नाम रखेंगे उसे क्या कहा जाएगा, फर्म नेम, यानी कि फर्म का नाम। अब इन्होंने अपनी फर्म का नाम रख दिया एबीसी एसोसिएट, एबीसी ट्रेडिंग कंपनी, कुछ भी नाम रख दिया तो वो इनका फर्म का नेम कहलाएगा। आई बात समझ में? तो ये है फर्म नेम, और इंडिविजुअल इन सभी को हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स, यानी कि साझेदार ए, साझेदार बी, साझेदार सी। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ मैक्सिमम के बारे में, तो बट कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई हुआ है तो उसमें बताया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 हो सकते हैं सेक्शन 464 के वाइड रूल 10 के अनुसार, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से इसे 100 तक ले जाया जा सकता है। ये क्वेश्चन में कई बार आता है 1 मार्क्स के अंदर कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, तो फिर ये हमारा आंसर आएगा। इसके अंदर एक चीज और है कि इस मैक्सिमम पार्टनर्स की जो संख्या है 50, इसमें किन किन व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है, इसमें सभी प्रकार के व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है मित्रों, लेकिन एक एक्ट और बना हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम। इसमें बताया हुआ है कि पार्टनरशिप में 3 टाइप्स के मेंबर को आप शामिल नहीं कर सकते, यानी कि 3 टाइप्स के मेंबर को आप पार्टनरशिप में शामिल नहीं कर सकते। उसमें फर्स्ट है माइनर, यानी कि एट रिस्क, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो उसे साझेदारी में शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। दूसरा अनसाउंड माइंड, यानी कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जिसका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है, उसे भी आप साझेदारी में शामिल नहीं कर सकते। अगर उसे साझेदारी में शामिल कर लिया तो क्या होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। उसका जब मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है तो वो तो किसी के साथ जाके कुछ भी लेन देन कर लेगा, क्योंकि उसका तो मस्तिष्क स्वस्थ है ही नहीं। इसलिए अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति को भी आप साझेदारी में शामिल नहीं कर सकते। और तीसरा डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। देखो डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ यानी कि कानूनी रूप से अयोग्य घोषित व्यक्ति। जिस देश में आप रह रहे हैं, हम भारत देश में रह रहे हैं, अगर भारत देश में किसी ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और उस व्यक्ति को अगर आप साझेदारी में शामिल कर रहे हो तो फिर वो आपकी साझेदारी नहीं है, आप उसे साझेदारी में शामिल नहीं कर सकते। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया हुआ है कि 3 प्रकार के व्यक्तियों को आप साझेदारी में शामिल नहीं कर सकते, माइनर,
अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, यानी कि अवयस्क, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति और कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है थ्योरी के अंदर कई बार। किन किन प्रकार के व्यक्तियों को आप सदन में शामिल नहीं कर सकते। अब मैं बात कर रहा था आपसे कि इसका एक अपवाद है माइनर का। देखो ये बताया हुआ है कि माइनर को आप सदन में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है इसका कि आप इसे शामिल कर सकते हैं, लेकिन किस चीज के लिए? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान को, व्यक्ति को या बच्चे को शामिल कर लेते हैं साझेदारी में जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो वो शामिल हो सकता है बाकी पार्टनर्स की सहमति से, लेकिन फिर उसे और सिर्फ लाभों में हिस्सा मिलेगा, हानियों में उसे हिस्सा उससे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो माइनर है ऐसा माना गया है। तो आप उसे सिर्फ लाभों में ही हिस्सा उसे देंगे। अगर कोई हानि होती है तो फिर आप उससे उस हानि में हिस्सा नहीं मांग सकते। तो ये 3 टाइप के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप सदन में शामिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमने बात की है पहले एक्ट की कि एक्ट कौन सा लगा है इसके अंदर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन में कुछ डाउट है तो बताइएगा। डेफिनेशन एकदम क्लियर है कि पार्टनरशिप है ही क्या? रिलेशन है एक, लेकिन वो रिलेशन किसके बीच में है? बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड, मतलब एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ एग्री हुआ है। किस चीज के लिए? शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, लेकिन वो प्रॉफिट भी कहां से हुआ हो? किसी ना किसी बिजनेस से हुआ हो। और साथ ही क्या बता दिया कि कैरिड ऑन बाय ऑल, कि वो व्यापार सभी की तरफ से चलाया जा सकता है या फिर उनमें से किसी एक की तरफ से भी चलाया जा सकता है, सभी के बिहाफ पे, सभी की सहमति से। कोई एक भी चला सकता है, यहाँ पे ए भी अकेला व्यापार कर सकता है लेकिन इन दोनों की सहमति से, बी भी अकेला व्यापार कर सकता है लेकिन इन दोनों की सहमति से, और सी भी व्यापार कर सकता है लेकिन इन दोनों की सहमति से। और ये तीनों तो व्यापार कर ही सकते हैं एक दूसरे के साथ आपसी सहमति से। तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। अब बात करते हैं हम पार्टनरशिप में क्या विशेष है, क्यों पार्टनरशिप हुई है, पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टनरशिप की। देखो सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी यही है कि इसमें 2 और मोर देन 2 पर्सन, कि इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 50। तो पहली विशेषता इसकी यही है कि 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 पार्टनर्स, मतलब कम से कम 2 व्यक्ति होने ही चाहिए साझेदारी में। और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए, हमने बात की है उसके बारे में भी कि सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50। ये वाइड रूल 10 में बताया हुआ है, जो एक नियमावली बनी हुई है कंपनी एक्ट की। सेक्शन 464 है कंपनी एक्ट 2013 का, उसका वाइड रूल 10 है, उसमें बताया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे? 50, लेकिन केंद्र सरकार की सहमति से उसे 100 तक ले जाया जा सकता है। तो ये इसकी पहली विशेषता है। और इसमें किस 3 प्रकार के व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जा सकता, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत 3 टाइप्स के पर्सन को आप पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं कर सकते। माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, यानी कि अवयस्क व्यक्ति, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, और तीसरा कानूनी रूप से अयोग्य घोषित व्यक्ति। और लेकिन माइनर यानी कि अवयस्क को आप शामिल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे कि उसे लाभों में ही हिस्सा दोगे। अगर हानि होती है तो हानि में उसका हिस्सा नहीं लोगे। फिर हम बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। लाभों का बंटवारा होना बहुत जरूरी है। देखो ये तो डेफिनेशन में भी आई थी ये वाली बात, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एग्री टू शेयर प्रॉफिट, मतलब टू शेयर द प्रॉफिट। पार्टनरशिप कब मानी जाएगी? पार्टनरशिप तो देखो तभी वैलिड मानी जाएगी जब उसमें प्रॉफिट का क्या हो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो, लाभों का बंटवारा होना बहुत जरूरी है। मैंने एग्जांपल दिया था, 3 पार्टनर है एबीसी। अब मान लो इनको पहले साल की अगर 60,000 का प्रॉफिट होता है, इनको अगर 60,000 का इनको प्रॉफिट हो गया फर्स्ट ईयर में ही अपने, तो अब ये 60,000 के प्रॉफिट तो पूरी फर्म को हुआ है, इनको, इनकी पूरी दुकान को हुआ है। तो ये 60,000 का प्रॉफिट डिवाइड होना बहुत जरूरी है उन सभी के बीच में। ऐसा नहीं है कि अकेला ए ही ले जाएगा उसे, या अकेला बी ही ले जाएगा, या अकेला सी ही ले जाएगा। ये होना कंपलसरी है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है ये होना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लाभों का बंटवारा तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसकी एक विशेषता है सबसे बड़ी कि 11वीं क्लास में जो अकाउंटेंसी पढ़ी थी उसमें तो जो भी प्रॉफिट होता था वो एक ही अकेले व्यक्ति का होता था,
क्योंकि मालिकाना नाम तो वही था। वो थी प्रोप्राइटरशिप फर्म, ये है पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म है तो फिर प्रॉफिट तो पार्टनर्स को भी मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट का ही शेयरिंग होगा, लॉस का भी होगा, बट लिखने में हमेशा पॉजिटिविटी आती है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो लाभों का बंटवारा होना बहुत जरूरी है, ये भी इसकी एक विशेषता है। फिर है कैरिंग ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप देखो वैलिड तभी मानी जाएगी जब उसमें बिजनेस होगा, और बिजनेस भी वैलिड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में भी तो आया था कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट होगा उसका शेयर होगा, लेकिन वो प्रॉफिट आएगा कहां से? बिजनेस से, किसी ना किसी बिजनेस से। तो कैरिंग ऑफ बिजनेस विशेषता है इसकी एक सबसे बड़ी कि बिजनेस का होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज से प्रॉफिट हुआ तो चलो वो बांट लिया, नहीं, बिजनेस होना कंपलसरी है, और बिजनेस भी वैलिड यानी कि लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होगा। अगर इलीगल बिजनेस है तो फिर वो पार्टनरशिप भी कौन सी कहलाएगी? इलीगल पार्टनरशिप भी कहलाएगी, फिर वो अवैध साझेदारी की कैटेगरी में आएगी, फिर वो वैध साझेदारी की कैटेगरी में नहीं आएगी। अब बिजनेस तो वैलिड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। और फिर उसके बाद है एग्रीमेंट, अनुबंध। एग्रीमेंट का मतलब आप समझती हैं, समझौता। अनुबंध देखो समझौता होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना कंपलसरी है इन तीनों के बीच में। एग्रीमेंट होगा, लेकिन वो एग्रीमेंट हो सकता है दो प्रकार से, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल यानी कि मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, और रिटन यानी कि लिखित रूप से भी कर सकते हैं। एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है साझेदारों के बीच में। एग्रीमेंट है तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। देखो एग्रीमेंट की बात अगर हम करें तो ओरल एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि एबीसी तीनों पार्टनर्स, तीनों दोस्तों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर ली। अब तीनों ने मिलकर, इसने लगा दिया बिजनेस के अंदर 50,000, इसने लगाए हैं 60,000, इसने लगाए हैं 80,000। इन्होंने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया एज ए कैपिटल अपने बिजनेस के अंदर। अब इन्होंने ये पैसा तो अमाउंट तो इन्वेस्ट कर दी, अब इन्होंने ये आपसी सहमति से मुंह जुबानी ये डिसाइड कर लिया कि ईयर के एंड में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को ये क्या करेंगे, आपस में इक्वल रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, तीनों आपस में उसको बराबर बराबर बांट लेंगे। ये एग्रीमेंट हो गया इनके बीच में, लेकिन ये एक मुंह जुबानी एग्रीमेंट हुआ है। अब ये एग्रीमेंट मुंह जुबानी हुआ है तो इंसान की जुबान तो कभी भी फिसल सकती है। एक साल के बाद मान लो इनको प्रॉफिट हो गया 1,20,000 रुपए का। अब जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो ये 1,20,000 रुपए का डिवाइडेशन तीनों में अगर हम इक्वल इक्वल करें तो 40,000 40,000 और 40,000 का होना चाहिए। बट बाय चांस मान लो यहाँ पे अब आपस में इनके बीच में विवाद हो जाता है, ए बोलता है कि मैं तो दूंगा ज्यादा, मैं इक्वल इक्वल नहीं लूंगा, मैं तो 50% अकेला लूंगा, बाकी का 50% आप दोनों आपस में डिवाइड करो। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो 60,000 रुपए ले गया और इन दोनों के पल्ले क्या आया फिर 30 और 30,000। लेकिन इनके बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ था? एग्रीमेंट तो हुआ था इक्वल का, और अब ए ने विवाद खड़ा कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में बी और सी क्या कर सकते हैं? क्या वो कानून की सहायता ले सकते हैं? कानून की सहायता ले सकते हैं, और कानून क्या मांगता है? हमेशा सबूत मांगता है। तो इनके पास सबूत क्या है कि इनके बीच में ये सहमति हुई थी कि तीनों का बराबर बराबर हिस्सा रहेगा। तो सबूत का अभाव रहेगा, यानी कि विवाद का जो एक निपटारा है वो नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहता कि एग्रीमेंट रिटन ही होना चाहिए, लेकिन एग्रीमेंट रिटन हमारी खुद की सेफ्टी के लिए है। अब यही अगर इन्होंने लिखित में किया होता समझौता कि तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वल इक्वल बांटा जाएगा, और फिर ए अगर कहता कि नहीं मैं तो अकेला 50% लूंगा, तो फिर बी और सी कानूनी रूप से ए के ऊपर एक लीगल एक्शन ले सकते थे, क्योंकि इनके पास प्रूफ था रिटन एग्रीमेंट। ए की सहमति थी इस एग्रीमेंट के अंदर कि हम तीनों आपस में प्रॉफिट को इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि एग्रीमेंट अगर रिटन हो तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। फ्यूचर में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, आपस में कोई भी विवाद नहीं होगा, और अगर हो भी जाता है तो फिर वो कानून की सहमति से उसका निपटारा भी किया जा सकता है। एग्रीमेंट दोनों ही वैलिड है, चाहे वो मौखिक रूप से किया जाए चाहे वो लिखित रूप से किया जाए, लेकिन ज्यादा अच्छा, ज्यादा वेटेज जो दी गई है वो रिटन एग्रीमेंट को दी गई है। तो विशेषताएं तो देखो इसकी 2 और मोर देन 2% है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, कैरिंग ऑफ बिजनेस है, एग्रीमेंट है। एक विशेषता इसकी ये है कि इसमें क्या लागू होता है? एक्ट लागू होता है। एक विशेषता इसकी ये भी है कि पार्टनरशिप फर्म जो है, जो पार्टनरशिप है वो इन तीनों में से किसी एक के द्वारा भी चलाई जा सकती है, दोनों बाकी दोनों की सहमति से।
और तीनों भी मिलकर चला सकते हैं। ये भी इसकी क्या है, ये विशेषता है इसकी ये भी। तो आज इस छोटी सी क्लास के अंदर हमने पढ़ा पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट अप्लाई किया गया है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगा हुआ है 1932। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप में किन टाइप्स के मेंबर को इंक्लूड नहीं किया जा सकता वो बताया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 1872 में। किसको शामिल किया जा सकता है, जब इन तीन को शामिल नहीं किया जा सकता तो फिर सभी को शामिल किया जा सकता है। फिर पार्टनरशिप की नीड ही क्यों हुई हमें, कैपिटल लिमिटेड थी, मैनेजमेंट लिमिटेड थी, रिस्क फैक्टर ज्यादा था, इसको डिवाइड करना था, स्किल्स कम थे, कैपेसिटी कम थी बिजनेस करने की, इन सब चीजों का अभाव था। तो इन सब चीजों की कमी को दूर करने के लिए क्या बनी, पार्टनरशिप फर्म बनी। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 50 मेंबर, और उसका भी रूल बना हुआ है सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 बाय रूल 10, यानी कि नियम 10 के अनुसार। फिर बात की शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लाभों का बंटवारा होना बहुत जरूरी है। कैरिंग ऑफ बिजनेस, किसी न किसी व्यापार का होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट होना, एग्रीमेंट ऑफ रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, दोनों ही टाइप से एग्रीमेंट किया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही हम करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास हम जल्दी से जल्दी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अच्छे अच्छे सुझाव भी दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन करना अनिवार्य है, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे, हमारी वीडियोस आपके पास आती रहे टाइम टू टाइम। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, देखो ये हमारा एक प्रयास है, गलती इंसान से ही होती है, हमसे भी कुछ गलती हो सकती है, हमें जो हमसे गलती हो जरूर बताएं और हमारा साथ दें, हमारे साथ मिलके चले, हम आपके साथ मिलके चलने के लिए तैयार है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो फैले ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जो हम चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपका अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, जो टॉपिक मैंने आपसे भी डिस्कस किया उस टॉपिक के अंदर, तो आप अपने कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले हम आपके जो कमेंट में जो आपको समस्याएं आई है उसका समाधान करेंगे, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा एक जरूरी चीज है कि आप अपने सुझाव और अपनी समस्याएं हमें बताएं ताकि हम उसे ज्यादा से ज्यादा दूर करने की कोशिश करें। आप हमें बताएंगे तभी हमें पता लगेगा। और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास ही है, कमल बंसल के नाम से एक चैनल बनाया है हमने, कमल बंसल, जो कि मेरा ही नाम है। और इस चैनल के माध्यम से अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या जो भी कॉमर्स के और सब्जेक्ट होंगे, ऑडिटिंग हुआ, टैक्सेशन हुआ, वो सभी हम किसी न किसी रूप में आपके सामने लेके आएंगे ताकि वो आपकी स्कूल एजुकेशन, कॉमर्स से रिलेटेड कॉलेज एजुकेशन और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आपकी हेल्प करें। जितना ज्यादा हमसे हो पाएगा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हम खुद की भी हेल्प कर रहे हैं, हर इंसान खुद के लिए ही करता है, हम अपने लिए भी कर रहे हैं, हम आपके लिए भी कर रहे हैं। तो हमारे इस प्रयास के साथ साथ आप चलिए, आप अपने सुझाव दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स हो वो प्लीज हमें बताइएगा ताकि हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।